हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। डिस्कस करेंगे आज यूटेट उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो रहेंगे। यूटेट पेपर 2 के लिए आज हमारा मॉक टेस्ट रहेगा। 2022 के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को डिस्कस करने वाले हैं और यूटेट पेपर 2 को टारगेट करेगा, जिसमें आज मैंने एसएसटी के भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको जितने भी प्रीवियस हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कशन चल रहा है, तो आप पीडीएफ भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। और हमारा वेब यूआरएल भी लॉन्च हो चुका है, यानी कि वेबसाइट भी मैंने लॉन्च कर दी है। तो आप ज़रूर चेक करें एक बार www.shikshafornaukri.com, क्योंकि जितने भी अब आने वाले आर्टिकल्स रहेंगे रिगार्डिंग टू नोट्स, जो भी हम एग्जामिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आपका यूटेट का एग्ज़ाम हो गया, यू के ट्रिपल एस सी हो गया, तो इन सभी एग्जामिनेशन के लिए, सी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे वेबसाइट पर www.shikshafornaukri.com पर। और इसका लिंक भी मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, तो आपको टेलीग्राम से यहाँ का लिंक मिल जाएगा। अभी जस्ट मैंने एक ही पोस्ट इस पर डाली है और धीरे धीरे मैं सारा स्टडी कंटेंट इस पर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। जितने एमसीक्यूज़ और प्रैक्टिस सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे आपको इस पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मेक श्योर आप ज़रूर फॉलो करें। स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट बोलता है भाई, ये हमारा कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से ही हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सीडीपी से काफ़ी अच्छे लेवल पर मैंने क्वेश्चन को लेके आया हूँ पेपर 2 के लिए, स्पेशली हम जब टारगेट कर रहे हैं। तो कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज इसेंशियल फॉर फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विद टीचिंग, diluting the accountability of board of education, correcting less frequent error more frequent errors, understanding how learning can be observed, recorded and improved upon। हिंदी में एक बार और देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए लेके चल रहा हूँ, जिससे आप लोगों के लिए कभी भी कोई परेशानी ना हो। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए आवश्यक है शिक्षण के साथ परीक्षा की सही ट्यूनिंग, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कमज़ोर करना, लगातार अधिक त्रुटियों की तुलना में लगातार कम त्रुटियों को सही करना, या फिर अनुसरण, रिकॉर्डिंग तथा सुधार कैसे करने की समझ के लिए। तो आपको बताना है कि कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली सीसीई। सीसीई क्या है? सतत मूल्यांकन। अब सतत का मूल्यांकन का मतलब क्या है कि यानी कि बच्चे का लगातार ऑन गोइंग, यानी कि स्कूल में भी बच्चे का मूल्यांकन चल रहा है लगातार, और एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, यानी कि जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तो वो भी बच्चे का लिया जा रहा है, और ऑन गोइंग प्रोसेस में, यानी कि जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है उसमें भी बच्चे का मूल्यांकन हो रहा है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सतत मूल्यांकन बोलते हैं। तो राइट आंसर रहेगा पहले का डी। अब डी क्या बोलता है? अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन। कहने का मतलब है कि जो अधिगम हो रहा है बच्चे का, उसको पहले आप ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व का मतलब क्या है भाई? कि चीज़ों को देखेंगे बच्चे की। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ए है, अब वो क्लास में पढ़ रहा है, उसकी क्लास में कैसी प्रोग्रेस है, वो अधिगम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो उस पर आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे कि कितना उसने सीख लिया, कितना नहीं सीखा। आप इसको पोर्टफोलियो के फॉर्म में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसके बेसिस पर आप क्या करेंगे? इम्प्रूवमेंट करेंगे कि बच्चे को कहाँ समझने में परेशानी आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको रेमेडियल क्लास देंगे। तो ये पूरा एक उद्देश्य हो जाता है, इसेंशियल हो जाता है। इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है अनुसरण करना, रिकॉर्ड करना और सुधार कैसे करें, इस चीज़ को समझने के लिए ही हम सीसीई का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा आई होप। क्वेश्चन 2 आता है, अकॉर्डिंग टू नॉर्म चॉम्स्की, a children has inborn capabilities to learning a language, this capability is known as। भाई इंग्लिश पेडागोजी में अगर मैं बात करूं तो टॉपिक आता है नॉर्म चॉम्स्की का। अब भाई ये इंग्लिश की लैंग्वेज के ऊपर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं जो नॉर्म चॉम्स्की हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है, सी टेट में भी पूछा जाता है, यू टेट में भी आता है, तो ये हमें मिस नहीं करना। तो ये बोलते हैं कि चाइल्ड हैज़ इनबॉर्न कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, कहते हैं कि बच्चे के अंदर जन्मजात भाषा को सीखने की काबिलियत होती है, और इसी कैपेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? शेपिंग बोलते हैं, सिंटेक्स बोलते हैं, मदर टंग बोलते हैं, या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नॉर्म चॉम्स्की के अनुसार एक बच्चे में भाषा अधिगम की जन्मजात क्षमता होती है। क्षमता को डैश के रूप में जाना जाता है: आकार देना, वाक्य रचना, मातृभाषा या भाषा अधिग्रहण साधन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसको हम बोलते हैं भाषा अधिग्रहण साधन। शॉर्ट में इसको कहा जाता है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यानी कि बच्चा जन्मजात ही अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को, अपनी मातृभाषा को एक्वायर कर लेता है, उसको सीखने की जरूरत नहीं होती, एक्वायर यानी कि अधिग्रहण कर लेता है। तो इसको LAD बोलते हैं। कौन कहता है ये चीज़? ये नॉर्म चॉम्स्की बोलते हैं। ठीक है, ये बच्चा जो है अपने अंदर जो है
लैंग्वेज के रूल्स को डेवलप कर लेता है, जो भाषा के जो नियम होते हैं ना वो डेवलप होते चले जाते हैं बच्चे के अंदर। तो ये क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है बच्चे के अंतर्गत। बात क्लियर होगी। और इन्हीं रूल्स के आधार पर बच्चा अपनी भाषा को सीख जाता है, जिसको हम प्राइमरी लैंग्वेज बोलते हैं, प्राथमिक भाषा जिसको हम बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम विच साइट ऑफ पैथोलिथिक पीरियड वेयर द ऑस्ट्रिच एग शेल फाउंड। एसएसटी का क्वेश्चन है, पेपर 2 के लिए जो भी कैंडिडेट एसएसटी से भर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आगे वाले वीडियो मिस मत करना, आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो मिस मत करना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएसटी के साथ मैंने और भी पेडागोजी के काफ़ी सारे हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पाटने होगा, कालीबंगन होगा, हम्पी होगा या फिर कोलकाता होगा। बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे पाए गए हैं, कहाँ पर पाए गए हैं, पैथोलिथिक एज की बात की जा रही है, पाटने में, कालीबंगन में, हम्पी में या फिर कोलकाता में। तो राइट आंसर है इसका पाटने में पाए गए हैं। पाटने क्या है, एक स्थान का नाम है, प्लेस है, जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है पाटने। ठीक है, ये प्लेस का नाम है। और यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रिच जो शुतुरमुर्ग हैं उसके अंडों के जो शेल बाहरी जो कवर होते हैं ना वो पाए गए हैं, अंडे के शेल जो पाए गए वो पाटने में पाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर आता है 4, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्बन सेंटर्स ऑफ हड़प्पन कम्युनिटीज इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। हड़प्पा समुदाय के निम्नलिखित में से कौन सी शहरी केंद्र भारत में स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ऑप्शन है हमारे पास गनेरीवाला, धोलावीरा, लोथल या फिर रूपर। आपको बताना है कि कौन सी ऐसे अर्बन सिटीज़ हैं जो हड़प्पा कम्युनिटीज़ के जो भारत में इस समय लोकेटेड नहीं हैं। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, गनेरीवाला जो है एक ऐसी हड़प्पा की साइट है, हड़प्पा की साइट या फिर हड़प्पा का प्लेस आप बोल सकते हैं, जो अब प्रेजेंट भारत में नहीं है, वर्तमान भारत में नहीं है। ये अब कहाँ जा चुका है, ये मॉडर्न पाकिस्तान का हिस्सा हो चुका है। इस समय मॉडर्न पाकिस्तान का ये हिस्सा हो चुका है हड़प्पन कल्चर, क्योंकि ये क्या भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पे था, लेकिन जब भारत का डिवीज़न हुआ, पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान में चली गई ये साइट हड़प्पा कल्चर की। ठीक है, बाकी क्या है, ये सारी साइट जैसे ढोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, रूपर हो गया, ये हड़प्पा की साइट्स हैं और ये कहाँ हैं, इंडिया में ही लोकेटेड है। देखो गानीवाला के अलावा भी और साइट्स हैं जो इस समय कहाँ चली गई हैं। बात करूं अगर मैं हड़प्पा साइट की, बेसिक हड़प्पा साइट की, और मोहनजोदड़ो, आपने नाम सुना होगा मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पन कल्चर की साइट्स हैं। और ये सारी की सारी तीनों साइट, गरेनीवाला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान में है, बाकी सारी की सारी अभी जो हैं भारत में ही हैं। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एसएसटी का। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, विच फैक्टर डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कि कौन सा भारत की जलवायु पर किस कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये आपको बताना है। साउदर्न ऑसिलेशन, डिस्टेंस फ्रॉम सी, या ऑप्शन डी बोलता है सी वेव्स। हिंदी में देख लो, भारत की जलवायु पर किस कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एल नियो प्रभाव, दक्षिणी ऑसिलेशन, सागर से दूर, या समुद्र की लहरें। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप सोचोगे तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो लेकिन आप इसको गलत कर दोगे। राइट आंसर देखो यहाँ पर क्या, ऑप्शन डी है, समुद्र की लहरें, जो सी वेव्स होती हैं। देखो सी वेव्स क्या होती हैं, अब आप कहोगे सी वेव्स में तो वाटर होता है। प्रभाव सारा क्लाइमेट पर किस चीज़ से पड़ता है, पानी से पड़ता है। ठीक है, लेकिन सी वेव से नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि समुद्र की लहरें हैं, पानी में उठ रही हैं और पानी में ही गिर जा रही हैं। मेन रोल किस चीज़ का है, वाटर का है सारा रोल, क्योंकि वाटर जो है क्लाइमेट को प्रभावित करता है। ठीक है, वाष्पीकरण जब होता है तो उसी के बाद हमारा जलवायु में परिवर्तन देखा जाता है। ठीक है, तो सागर कितनी दूरी पर है, किसी भी स्थान पर क्लाइमेट का प्रभाव किस चीज़ पर पड़ेगा, कि वहाँ से वाटर बॉडी कोई भी लेक हो सकती है, कोई भी ओशन हो सकता है, कोई भी रिवर है, वो उस प्लेस से कितनी दूरी पर है, तो ये क्लाइमेट पर प्रभाव डालते हैं। और दूसरी क्या चीज़ है क्लाइमेट पर प्रभाव डालती है, भाई प्लांटेशन, आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स होते हैं वहाँ पर रेन जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो रेन का कारण है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, जलवायु को पूरी तरीके से कौन कौन सी चीज़ें प्रभाव नहीं पड़ती, तो समुद्र की लहरें जो हैं जलवायु पर प्रभाव नहीं करती हैं। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को समझना, ये मत कहना कि अरे सर सी वेव्स तो सही आंसर है, सही आंसर नहीं है, ये प्रभावित नहीं करती हैं, ऊपर के 3 प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, व्हाट इज मीन्ड बाय मेकिंग रियल लाइफ कनेक्शन इन द क्लासरूम। इंग्लिश का क्वेश्चन है भाई, इंग्लिश पैडागोजी का क्वेश्चन है। ड्रॉन फ्रॉम एक्चुअल ऑब्जेक्ट, इवेंट और experiences, sensory experience are highlighted,
यूटिलाइजेशन कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम और इश्यूज सिमिलर टू वंस स्टूडेंट इंटेंसिव रीडिंग ऑफ डिफरेंट सिचुएशन। हिंदी में देख लो, कक्षा में वास्तविक जीवन संबंध बनाने का क्या मतलब है। वास्तविक वस्तुओं, घटनाओं या अनुभव से सीखना, संवेदीय अनुभव उजागर करना, उसी तरह की आवश्यकताओं, समस्याओं या मुद्दों का इस्तेमाल करना जो छात्रों के सामने आए हैं, या विभिन्न स्थितियों का गहन वाचन करना। क्या पूछा गया, वास्तविक जीवन संबंध बनाने का क्या मतलब है कि आप कोई भी चीज़ अपनी जो पढ़ रहे हो उसको वास्तविक रूप में अपने जीवन में उतारते हो, तो उस चीज़ का मीनिंग क्या है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर, वास्तविक वस्तुओं, घटनाओं या अनुभवों से सीखना। ठीक है, पहला तो आपका उत्तर हो गया ये। और दूसरा आपके पास जाता है ए, बी और सी। देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कॉम्बिनेशन में बताना है आपको कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही है। ए, बी और सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ए क्या बोलता है, वास्तविक वस्तुओं और घटनाओं अनुभव से सीखना, संवेदी अनुभव उजागर करना, बी भी सही है। उसी तरीके की अवधारणाएं, समस्या, मुद्दों का इस्तेमाल करना जो छात्रों के सामने आए हैं, ठीक है। विभिन्न स्थितियों का गहन वाचन, भाई यहाँ पर वाचन की कोई भी बात नहीं हो रही है जिससे आप वास्तविक जीवन में संबंध बना सकते हैं। ऊपर के 3 स्टेटमेंट बिल्कुल उपयुक्त हैं इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नॉट इंक्लूडेड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग। इंग्लिश टीचिंग में कौन सा इनमें से इंक्लूड, सम्मिलित नहीं किया गया है, यानी कि जो प्रिंसिपल्स नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर या प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, कि इसमें से कौन सा जो है भाषा, इंग्लिश भाषा शिक्षण में सम्मिलित नहीं किया गया, यानी कि जो एक मेन सिद्धांत नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। देखो क्या बोलता है ये ऑप्शन सी, प्रिंसिपल ऑफ अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर। अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर का मतलब होता है कि किसी भी समुदाय को, सपोज एक क्लास है, ऐसे समझ लो, यहाँ पर इस क्लास में अलग अलग जगह से आए हुए बच्चे हैं, उनका कल्चर अलग है, उनका समुदाय अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग है। अब आपको क्या करना है कि कोई भी एक बच्चा एक अलग कल्चर से आता है, अब अगर आप क्लास में उसके कल्चर को वैल्यू नहीं दोगे, ठीक है, आप कहोगे कि आप अपने कल्चर को अपने घर पर रख के आओ, मैं एज ए टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ केवल आप वही पढ़ो, तो ऐसे में क्या होगा, ये एक इंग्लिश टीचिंग का एक प्रिंसिपल नहीं है। अब आप कहोगे क्यों नहीं है सर, आप हर एक जगह से आने वाले कल्चर को अगर क्लास में डिस्कस करने लगे तो क्लास जो कैसी हो जाएगी, विविध क्लास हो जाएगी, और विविध क्लास होना ही एक अच्छी क्लास की एक आप बोल सकते हो कि निशानी होती है, कि अगर कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं और उस कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं तो वो कक्षा बहुत ज़्यादा रचनात्मक, उसमें पढ़ाई हो सकती है, रचनात्मक एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो सकती हैं। तो इसीलिए विविध कल्चर को सपोर्ट करना ज़रूरी है। अब देखो जो बच्चा अलग कल्चर से आया, अगर आप उसके कल्चर को सपोर्ट नहीं करोगे तो उसके पास जो भी पूर्व ज्ञान है वो अपने पूर्व ज्ञान से तो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। उसके पास पूर्व ज्ञान क्या है, अपने कल्चर का पूर्व ज्ञान है। अगर आप उससे उसके पूर्व ज्ञान को छीन लोगे तो बच्चा आपकी क्लास में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए बच्चे के कल्चर को, बच्चे के बैकग्राउंड को आपको टीचिंग से अलग नहीं करना है, उसको दोनों को साथ में लेकर चलना है। आपको देखना है कि बच्चा कौन से कल्चर से आया, हो सकता है कि उसकी जो बैकग्राउंड हो वो हो सकता है हिंदी बैकग्राउंड से हो, ठीक है, हो सकता है वो उर्दू बैकग्राउंड से हो, तो जो उसकी बेसिक लैंग्वेज होगी वो सपोज क्या उर्दू हो गई या हिंदी हो गई या फिर संस्कृत हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई, तो अगर इन भाषाओं को आपने क्या नज़रअंदाज कर दिया तो बच्चा को सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास जो पूर्व ज्ञान था वो तो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 8, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसके कुछ उद्देश्य हैं, निम्न में से पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। ज्ञान की सीमा को बढ़ाता है, हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी पैडागोजी का, कि पाठ्यपुस्तक ज्ञान की सीमा को बढ़ाती है, कल्पना शक्ति का विकास करती है, बिल्कुल सही है भाई, विभिन्न शैलियों का विकास नहीं करती, या ऑप्शन डी बोलता है ए और बी दोनों। तो देखो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारे पास, ए और बी दोनों। ए और बी क्या बोलते हैं कि पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य ज्ञान की सीमा को बढ़ाना है, आपकी कल्पना शक्ति का विकास करना, और इसके अलावा स्वाध्याय, देखो आप किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको अंदर क्या आएगा, स्वाध्याय के प्रति रुचि बढ़ेगी, कि अपने आप पढ़ने की रुचि बढ़ेगी, ठीक है, अगर आप बुक्स के कांटेक्ट में रहोगे। तो ज्ञान को व्यवहारिक रूप देना भी किसके थ्रू हो पाता है, अगर आप पाठ्य पुस्तक को ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके एक उद्देश्य हैं, आपका ज्ञान भी बढ़ाते हैं, स्वाध्याय डेवलप करती हैं, कल्पना शक्ति बढ़ाती हैं और व्यवहारिक रूप देती हैं आपको, आपके ज्ञान को। तो ये सारा उद्देश्य क्या है पाठ्य पुस्तक के। यहाँ बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न शैलियों का विकास नहीं करती, तो ये गलत है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक तो बहुत अलग अलग तरीके की शैलियों का विकास कर सकती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेज इन। अब आप कहोगे सर ये कैसे कैसे टर्म दे दिए हैं आपने यहाँ पे, तो देखो भैया सिगमंड फ्रायड क्या है,
थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इन्होंने लिखी है, बहुत ही मतलब बढ़िया एकदम। आप कहो अगर इनकी आप थ्योरी पढ़ोगे, आपने पढ़ी होगी अगर आपने अपने टीचिंग एग्ज़ाम में, तो आपको यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें निकली मिलेंगी अपने व्यवहारिक रूप में, कि आपको अपनी व्यक्तित्व को किस तरीके से बना के लेके आना है, वो सिगमंड फ्राइड आपको बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से अगर आप इनकी थ्योरी को डीपली पढ़ते हैं तो अब इन्होंने अपनी थ्योरी में ये ऑडिपस, इलेक्ट्रा, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ से आई हैं? फैलिक स्टेज से आई हैं, इनकी लेटेंसी स्टेज से आई हैं, जेनिटल स्टेज से आई हैं, फिर एनल स्टेज से आई हैं। ये चारों के चारों क्या हैं? चरण हैं। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के 4 चरण हैं, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल, एनल। अब इसी में ही ऑडिपस और इलेक्ट्रा है, तो आपको बताना है कौन सी चरण से ये ऑडिपस और इलेक्ट्रा आए हैं सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में। मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। मातृदृति और पितृदृति संघर्ष में उत्पन्न होता है लैंगिक, ऑप्शन नंबर बी, प्रसुप्ति, जन्नांग या फिर गुदा। तो राइट आंसर है देखो यहाँ पर सिगमंड फ्राइड जो थ्योरी के बारे में बताते हैं, जो ह्यूमन पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई जो राइट आंसर देख लो इसका, जो ये लैंगिक स्टेज जिसको हम बोलते हैं फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज क्या है इनके अकॉर्डिंग? ऐसी स्टेज है जिसमें जो बच्चा होता है वो सेक्सुअल डिज़ायर की तरफ अट्रैक्ट होता है। यानी कि जब बच्चा ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है जब बच्चे के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर जो है जन्म लेना स्टार्ट कर देती है किसी दूसरे सेक्स पेरेंट के लिए, तो वो स्टेज क्या कहलाती है? लैंगिक स्टेज कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्कूल शुड कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। विद्यालय को व्यक्तिगत मतभेद पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्यों? ऑप्शन ए बोलता है मेक इंडिविजुअल स्टूडेंट फील एक्सक्लूसिव, नैरो द गैप बिटवीन द इंडिविजुअल स्टूडेंट, अनेबल वाई स्टूडेंट आर एबल और अनेबल टू लर्न, यूज डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर टुवर्ड द स्टूडेंट। तो ये कह रहे हैं कि भाई स्कूल को इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतभेदों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान देना चाहिए? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट आर एबल और अनेबल टू लर्न। तो देखो व्यक्तिगत मतभेद जो होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस, मैंने बताया ना हर एक व्यक्ति और हर एक चाइल्ड लर्निंग में, अधिगम के क्षेत्र में, सोचने में, समझने में, ठीक है, पर्सनालिटी में एक दूसरे से भिन्न होता है। तो ये जो भिन्नता का भाव है ये ज्ञान अर्जन के रिस्पेक्ट में भी देखा जाता है कि अगर आप बच्चों को एक ही तराजू से तोलेंगे हर एक बच्चे को, तो हो सकता है कि आप बच्चे की काबिलियत और नाकाबिलियत उसको नज़रअंदाज कर जाएं। हो सकता है एक व्यक्ति जो है बोलने के क्षेत्र में, एक स्टूडेंट जो है उसका वोकल बहुत स्ट्रांग है, यानी कि वो स्पीच डिलीवर बहुत अच्छे से कर सकता है, दूसरा जो है बोल नहीं सकता लेकिन वो लिख अच्छे से सकता है। तो अगर आपने एक टेस्ट लिया पूरी क्लास में जिसमें आपने कह दिया कि कल आपका ओरल टेस्ट है, तो हो सकता है कि वो बी वाला जो बच्चा है वो ओरल टेस्ट में बिल्कुल फेल हो जाए, और आप इस टेस्ट के बैकग्राउंड पर अगर आपने बच्चे को जज कर लिया कि ये बच्चा तो पुअर कैटेगरी का है, कि भैया ये ओरल टेस्ट में फेल हो गया, तो इससे क्या हो गया भाई, बच्चे की जो इंडिविजुअल क्षमता है ना, जो इसका पॉजिटिव और निगेटिव साइड है वो आपने पूरा ख़त्म कर दिया। आपने बच्चे को केवल एक ही तराजू में तोल दिया। तो इस तरीके की पढ़ाई हमें बच्चे को नहीं देनी है स्कूल्स में। तो आजकल स्कूल भी पूरा ध्यान रखते हैं टीचर्स पर भी, और जो स्कूल का जो कैरिकुलम होता है, सिलेबस होता है, उसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि सभी बच्चों पर प्रॉपर तरीके से निगरानी रख सकें, उनके जो वीक पॉइंट है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दोनों को कंसीडर कर सकें। तो भाई ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन पेपर 2 यूटेट के लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और क्या टॉपिक आप आगे नेक्स्ट जो है कवर अप करना चाहते हो यूटेट 2022 प्रिपरेशन के लिए। मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप shiksha4naukri.com पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका कंप्लीट नोट्स और सिलेबस आपको वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेगा। टेलीग्राम में लिंक है, जरूर फॉलो कर लेना। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।